अस्सलाम वालेकुम जी। होस्ट जो हैं काइंडली से रिक्वेस्ट है कि मुझे होस्ट बना दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। अस्सलाम वालेकुम y'all। स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी भट्ट साहब, इजाजत है शुरू करें? चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जी भट्ट साहब स्टार्ट कर दें। काइंडली चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि आपका जो रिमेनिंग सिलेबस रहता था, आप लोग भी काफ़ी देर से इस चीज़ के लिए क्यूरियस थे कि कब से क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। तो हम लोग आज से अपनी बकायदा जो रिमेनिंग जो हमारा एरिया रहता है सिलेबस का, उसकी कवरेज के लिए आज से हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका बकायदा स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है।
और इसमें हम लोग इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर अप करेंगे। इन क्लासेस का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि मैंने आज क्लास के स्टार्ट होने से पहले ग्रुप में कुछ नोट्स जो हैं उनकी पीडीएफ शेयर की। ठीक है, नोट्स की क्या की हैं, पीडीएफ शेयर की हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे जो नोट्स हैं वो A to Z सारे उसमें शामिल हैं। जितने भी मतलब लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, टोटल 8 टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स के का जो स्टडी मटेरियल है प्लस उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह, वो उस चैप्टर के साथ उसके एंड पे गिवन है। कुछ चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स भी हैं, वो सारी इसके साथ हम कवर करेंगे। हमारी क्लास डेली बेसिस पर इसी तरह से मतलब ये जिस दिन भी हमारे जो वर्किंग डेज हैं उसमें हुआ करेगी, और ये टाइमिंग 4 to 6 होगी, और उसमें हम लोग ये इस तरह से स्लाइड्स पर उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेक्चर के बाद इन स्लाइड्स की पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया करूंगा ग्रुप में। जो आज हमने लेक्चर पढ़ा होगा उसकी व्हाट्सएप पे पीडीएफ करके आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो ये जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये इंशाल्लाह ताला चलेंगी। देखें स्टूडेंट्स, ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ अगर देखना है, अगर कोई डिफरेंस इसमें है तो वो मेरी आपके सामने फिजिकल अपीयरेंस है। अदरवाइज ये सारा का सारा लेक्चर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं। मैं आपको जो लिखने वाला होगा वो मैं आपके सामने इधर स्क्रीन पे लिखूंगा, वो आपको शो होगा। ठीक है, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, अभी मैंने आप सब लोगों को म्यूट किया हुआ है। म्यूट करना मजबूरी होती है, क्योंकि अगर म्यूट नहीं करते तो किसी को नहीं पता चलता कौन क्या बात कर, ठीक है, वो शो डलता है। इसलिए मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है। अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो चैट बॉक्स में जाकर लिख दे, तो उसके क्वेश्चन को उसी वक्त या तो आंसर कर दिया जाएगा, या अगर उसका क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर में देना चाहूँ तो कुछ देर तक उसको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। रीजन ही होती है कुछ चीज अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका कुछ देर में उसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपके आंसर इस तरह से कैटर किए जाएंगे। दूसरी एक जो बड़ी अहम बात है स्टूडेंट्स, जो कि आप सब लोग इस चीज के बारे में फैमिलियर भी हो, कि इन क्लासेस की, इन ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस जो है वो बाकायदगी से मार्क की जाएगी। ठीक है, जो हमारा जो लोग लाहौर सेंटर से हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की, लाहौर सेंटर वाले स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लाहौर सेंटर वाले शकील भट्ट साहब वगैरह मार्क करेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग स्टूडेंट्स जिस भी सेंटर से बिलोंग करें उन सेंटर के जो मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, और ये ड्यूरिंग द लेक्चर वो किसी भी टाइम करेंगे। सो इसलिए आप लोगों को एग्जैक्ट 4 o'clock ऑनलाइन होना पड़ेगा क्लास में। अपने तमाम इंटरनेट इश्यूज वगैरह सारे वो आपको डील कर कर बैठना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है जिस तरीके से हम लोग चलेंगे। अब मजीद हम लोग आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। ये सिलेबस हम लोग इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 30 जुलाई को हम लोग ये आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कोशिश यही है, काइंडली मैंने रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड किया, आज सुबह मेरी भट्ट साहब से भी बात हुई, और मैं आप जो पिफा जो ऑफिस वाले हैं, कराची ऑफिस वाले हैं, आपसे भी मैं ये बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इन क्लासेस को 4 days a week कर दें, 4 to 6, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। कल की क्लास की तो आपने हमें परमिशन दे दी है स्टूडेंट्स, कल भी आपकी क्लास है 4 to 6। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि काइंडली इसको 4 days चलने दें कंसेक्यूटिव, मंडे टू थर्सडे, ताकि ये सिलेबस की जो कवरेज है उसको इंश्योर किया जाए एक प्रोडक्टिव वे में। तो 4 days a week क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 to 6। के साथ साथ ना सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल मोबाइल के आगे बस बैठे हुए हैं। मतलब आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आपको उसके अंदर कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन रेज करना है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, आप चैट बॉक्स में लिखें, उसको आंसर किया जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर मैं जा रहा है कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं। एग्री? तो हर बंदे ने अपना आंसर उसमें जो है वो शो करना है।
गॉट इट स्टूडेंट्स? तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग सब लोग एक बार अपना नाम और जो आपका रजिस्ट्रेशन है, बल्कि रजिस्ट्रेशन जो रोल नंबर है आपका पेप्फा का, खाली वो ही लिख दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लॉग इन करें तो आपने अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपने लॉग इन करना है, यानी कि वो आपका डिवाइस का नाम जो नेम है वो उससे होगा, तो अटेंडेंस मार्क करने में आसानी रहेगी। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों की अटेंडेंस कितनी कंपलसरी है। और ये भी याद रखिएगा कि क्लासेस डायरेक्टली कराची ऑफिस से हो रही हैं ऑपरेट। इसमें लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस, किसी ऑफिस की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये टोटली डायरेक्टली कराची ऑफिस वाले आपकी रिमेनिंग जो क्लासेस हैं उसको कंडक्ट करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ये पूरा सेटअप उनका है। तो अब ये देख लें, डायरेक्ट मॉनिटरिंग है, तो इसमें एब्सेंस जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट की। चलें, आई थिंक हम लोग शुरू करते हैं। काफी मैंने आपको इसके हवाले से गाइडेंस दे दी है, अब हम लोग इसको बकायदा। अच्छा जी, ये हम लोगों ने अभी तक ये इस सारी जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, जिसका हमने फिर रिफ्रेशर कोर्स में भी हमने रिकैप लिया था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स एंड लेबर। आज हम लोग उससे ऑनवर्ड आगे मूव करेंगे। द टॉपिक इज ओवरहेड्स। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर्स अब शुरू होने लगे हैं, चैप्टर ये ओवरहेड्स के चैप्टर से ऑनवर्ड, ये सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और ये सारे चैप्टर्स में जो चीज कुछ नया ऐसा खास नहीं है, जितना जो चीजें हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में पढ़ी थी वही सारी चीजें अब इसके अंदर अप्लाई होंगी। जो हम ओवरहेड्स के अंदर सीखेंगे ये हमारे अगले जो 4 चैप्टर्स हैं, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, जॉब बैच, प्रोसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां भी अप्लाई होंगे। तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की जरूरत है। एग्री जी? सो लिहाजा अब आपका जून का जो एक्सक्यूज था वो भी गुजर गया। तो अब ये जुलाई का मंथ है, आप हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो इसमें अब आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट अवे। नहीं जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें सब लोग। हम लोगों ने जब पहला चैप्टर कवर किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो वहां पर हमने एक क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, इट वाज बाय नेचर क्लासिफिकेशन। बाय नेचर क्लासिफिकेशन, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नेचर वाइज जो है कॉस्ट के 2 एलिमेंट्स होते हैं। कुछ आपकी होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इस तरह से इसमें ये चीजें आ जाती हैं। फर्दर हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, प्राइम कॉस्ट। और जितनी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, accumulated under single head called overheads। यानी कि जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हम अपनी तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कहां पर, एक सिंगल हेड के अंदर, और उस हेड का नाम क्या है, ओवरहेड्स। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी वर्ड
ओवरहेड्स यूज होगा, तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड मीन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जब हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकती है, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकती है। यानी कि वो कोई सी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। इट कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल, इट कैन बी इनडायरेक्ट लेबर, इट कैन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्री? तो कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। तो ओवरहेड का जो लफ्ज है, जो लफ्ज ओवरहेड है, ये इसका मतलब ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि ये इस्तेमाल ही सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए ये यूज नहीं होता। तो जब भी वर्ड यूज किया जाएगा इनडायरेक्ट ओवरहेड, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसके हवाले से हम बात कर। फिर स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि ओवरहेड्स की भी दो कैटेगरीज हैं। कुछ आपके होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और कुछ होते हैं आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। इनको हम नॉन फैक्ट्री ओस्टिंग, इनको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये एक ही बात है। फैक्ट्री किसको कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं जहां कुछ बनता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। तो फैक्ट्री का वर्ड है तो उसका मतलब प्रोडक्शन। फैक्ट्री का वर्ड जब भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड्स कह दिया जाए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कह दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है? इसका इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक ही रहेगा, उसका मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे। एग्री? तो ये बेसिकली इसके अंदर आएगी चीज। अब इसी तरह से नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स, या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है, तो ये इसमें आ जाते हैं। अब सवाल ये कि प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का डिफरेंस क्या है? देखें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेट करती है। यानी कि रिलेट करने का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट बनाने में लग रही हैं या प्रोडक्शन करने की वजह से लग रही हैं। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने की वजह से लग रही है या प्रोडक्शन के दौरान लग रही हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहा जाता है प्रोडक्शन। जैसे हम रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन में यूज करने के लिए करते हैं ना। तो रॉ मटेरियल को स्टोर जो करते हैं, रॉ मटेरियल के स्टोरेज पे जो खर्चा आता है, रॉ मटेरियल के स्टोरेज पे क्या खर्चा आता है? रेंट आता है, रॉ मटेरियल के स्टोर की बिल्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर के स्टाफ की सैलरीज, वेजेस आ जाती हैं, इंश्योरेंस आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? ये सारे तमाम एक्सपेंडिचर्स किस लिए कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए कर। और हम उसको स्टोर कर क्यों रहे हैं? ताकि हम उसको अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकें, अपने प्रोडक्शन में, अपने यूज में ला सकें। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब इसी तरह सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को हम सैलरी देते हैं। सुपरवाइजर की सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। लेकिन उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस की सुपरविजन करे, अपने वो वर्कर्स की, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी सुपरविजन करे कि क्या वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो
प्रोडक्शन कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, चीजें मटेरियल जाया तो नहीं कर रहे, मिसयूज तो नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, अब उसकी सैलरी, चूंकि अब इसका मतलब सुपरवाइजर जो काम कर रहा है वो प्रोडक्शन की वजह से कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तो लिहाजा सुपरवाइजर को जो हम पे करते हैं बेशक वो इनडायरेक्ट लेबर है, लेकिन चूंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसलिए हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज करेंगे। हम उसको कहां पर चार्ज करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज करेंगे। कहां पे चार्ज करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर चार्ज करेंगे। इसी तरह से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोडक्शन पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो अब चूंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो प्रोडक्शन की वजह से इनका हो रही है, तो लिहाजा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आएगा वो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज होगा। अब इसी तरह से कुछ आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी भी होती हैं कंपनी के अंदर जिनका आपकी प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता, वो प्रोडक्शन के अलावा बाकी किसी और पर्पस के लिए, बाकी किसी और मकसद के लिए इनकर हो रही होती हैं। जैसे आप लोग चीजों की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आपकी किस पर्पस के लिए होती है? चीजों को बेचने के लिए होती है, बनाने के लिए नहीं होती। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कहां पर जाएंगे? आपके जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं। इसी तरह आपके एडमिन एक्सपेंसेस भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं। इसी तरह से जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं ये भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में जैसे रॉ मटेरियल की स्टोरेज पे जो खर्चा आया, सुपरवाइजर सैलरी, एटसेट्रा, ये आपके इसमें आ जाते हैं। एग्री? तो ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ओवरहेड्स क्या चीज है, हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊं तो जब हमने चैप्टर नंबर 1 में बाय नेचर क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, अच्छा हमने ही कहा था बाय नेचर में कि दो कैटेगरीज हैं, कुछ कॉस्ट आपकी डायरेक्ट होती हैं और कुछ कॉस्ट आपकी इनडायरेक्ट होती हैं। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो इजीली पर यूनिट मेजरेबल होती हैं और मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, वो मेजर पार्ट। काइंडली स्टूडेंट्स अपने जो आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करें या एटलीस्ट चैट बॉक्स में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। तो बाय नेचर में जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हमने कहा था कि सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, क्योंकि एक तो इनका प्रोडक्ट बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है और दूसरा सेकेंडली इसको हम इजीली पर यूनिट मेजर नहीं कर सकते, इसी वजह से तो हमने इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा था। तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इन सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स की एक हेड के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। अब हमने इस चैप्टर में करना क्या है? इस चैप्टर में हमने दो काम करना। एक हमने ओवरहेड्स का एनालिसिस करना है, और सेकेंडली एक तो हमने इसमें क्या करना है, ओवरहेड्स का एनालिसिस करना है, और सेकेंडली हमने अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कन्वर्ट करना है इन पर यूनिट फ्रॉम टोटल। टोटल से इसको पर यूनिट फॉर्म में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमने अपनी ओवरहेड कॉस्ट को टोटल से पर यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दो काम हैं जो हमने मेनली इस चैप्टर के अंदर करना है। इस चैप्टर में हमने इन दो चीजों को करने के लिए क्या कुछ पढ़ना है?
सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करनी, वो मैंने अभी आपके साथ पहले कर ली। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट क्या होती है, फिर हम रीअपोर्शनमेंट के मेथड्स डिस्कस करेंगे। फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, किस तरह से मेजर किया जाता है, ये हमने चैप्टर। ब्लैंकेट और डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ये दो किस्म के रेट सिस्टम्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स आ जाते हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये चीजें जो हैं ये हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी। इसमें अब जो हमारे पास सबसे पहली जो चीज आ रही है डेट इज के हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम अपने डे टू डे बेसिस पे कर रहे होते हैं, और ये जैसे आप कह लें कि आपके नॉन करंट एसेट्स की एक मेंटेनेंस के लिए या उसकी सर्विस के लिए जो हम लगा रहे होते हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे होता है ना कि आपको नॉन करंट एसेट है, उसकी आप सर्विस करवा लेते हैं, उसकी ट्यूनिंग करवा लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। जैसे आपने घर में एक एसी खरीदा, आपने घर में क्या किया, एक एसी, एक इन्वर्टर आपने खरीद लिया। अब क्या होता है कि वो जो एसी आपने परचेज किया, डेट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब जार है, उसकी एक लाइफ है, वो उस लाइफ तक वो चलता रहेगा। अब जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने एसी तो लगा लिया, लेकिन अब क्या होगा कि आप हर साल अपने इस एसी की सर्विस करवाओगे। आप हर साल इस एसी की क्या करवाओगे, सर्विस करवाओगे। तो जब आप हर साल अपने इस एसी की सर्विस करवाओगे, वो जो सर्विस चार्जेस आप एक मैकेनिक को पे करते हो, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्योंकि अगर आप उसकी वो सर्विस नहीं करवाते अपने एसी की, तो एसी के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो कंपनीज के अंदर जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, मशीनरीज होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, अगर उनकी कंपनी सर्विसेज ना करवाएं, उसकी मेंटेनेंस ना करवाएं, तो वो प्लांट्स आए दिन खराब रहेंगे। तो वो उन प्लांट्स की जो सर्विस वगैरह या मेंटेनेंस वगैरह करवाई जाती है वगैरह, ठीक है, या जनरल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। फिर आता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। जैसे पीएलसी केबल हो सकता है हो। ठीक है जी। तो अब ये आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसकी अभी हम पीछे डिस्कशन करके आ रहे हैं कि जो हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं, ये वो ओवरहेड्स हैं जो प्रोडक्ट बनाने में हमारे लग रहे होते हैं। ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में लग रही हो, जैसे सुपरवाइजर की सैलरीज हो गई, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, नेल्स वगैरह जो यूज होते हैं टेबल बनाने में, नेल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्लू जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये, या बिल्डिंग का जो रेंट है, लेकिन उस बिल्डिंग का रेंट जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग का जो रेंट है वो भी आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाता है। इसी तरह से आपके कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट आप करते हो, प्रमोशंस लगाते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको आती है, मतलब आप प्रोडक्ट को, जब कोई आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो आप उसको क्या करते हो, लोड कर कर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके ऊपर आपकी फ्यूल कॉस्ट आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स की मेंटेनेंस वगैरह आती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, फिर आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। तो ये सारी किस्में आ जाती हैं, ये आपकी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनको कैटेगराइज किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? जरा काइंडली चैट बॉक्स में रिप्लाई करें लिखकर, यस और नो। जितनी डिस्कशन अभी तक हमने किया ये आप सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जल्दी से।
अगर नहीं क्लियर तो जिसका जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिखे। तो सिर्फ 3 बच्चों को समझ आ रही, बाकी किसी को समझ नहीं आ रही? गुड। तो ये आप लोगों ने साथ साथ बच्चों इस तरह से ये आपको इसलिए करवाया ताकि आप जरा फैमिलियर हो जाएं, आपके लिए मैसेज करना लिखना मसला ना हो। आपको जब भी कोई क्वेश्चन किसी पॉइंट पे पूछना पड़े आप फटाफट लिखो जी। अब इसके बाद है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स की और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। देखो, अब जाहिर है जो हमारे जितने भी ओवरहेड्स होते हैं हमने उनको अपनी कॉस्ट, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना होता है। जो तो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो हमारी चले जाती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और जो हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो फिर हमारी टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, ना कि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का। तो जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो आपके चले जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में। और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो आपकी टोटल कॉस्ट में जाकर ऐड हो जाते हैं। एग्री? तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम लोग फर्दर आगे मूव करें, हमें एक इसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि कॉस्ट सेंटर। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर 1 में भी, कि कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली वो डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपके रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपके रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, कॉस्ट सेंटर्स हैं। वो तमाम डिपार्टमेंट्स जहां पर आपके रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। कॉस्ट सेंटर्स यानी कि डिपार्टमेंट्स, दो किस्म के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। कुछ आपके होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और कुछ होते हैं आपके सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली वो डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। वो डिपार्टमेंट्स जहां पर प्रोडक्ट बन रही होती है उन डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कहा जाता है। वो डिपार्टमेंट्स जहां पे प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। वो डिपार्टमेंट जहां पे प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। और वो डिपार्टमेंट्स जो प्रोडक्ट तो नहीं, जैसे अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, असेंबली डिपार्टमेंट आ जाएगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, मशीनिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, कटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, स्टिचिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, डाइंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट्स जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं। मैं यहाँ पर इनकी फर्दर एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मशीनिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे आपके प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं। इसी तरह सर्विस सेंटर्स में आपके पास स्टोर्स है, मेंटेनेंस है, ठीक है, इसके अलावा कैंटीन है, पैकिंग भी हो सकता है। पैकिंग जो है वो दोनों में आ जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में भी डिपेंड्स किया वो पैकिंग किस किस्म की है। अगर तो वो प्राइमरी पैकिंग है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में आएगी, सेकेंडरी पैकिंग है तो फिर वो सर्विस सेंटर्स में आ जाएगी। तो इस तरह से ये दो किस्म के सेंटर्स हैं। सर्विस सेंटर्स वो डिपार्टमेंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहे लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सर्विसेज। जैसे स्टोर्स डिपार्टमेंट है, उसके पास मटेरियल है, तो प्रोडक्शन वाले को जब भी मटेरियल चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो एक मटेरियल रिक्विजिशन लिखकर भेज देता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को और स्टोर्स डिपार्टमेंट को, और स्टोर्स डिपार्टमेंट उस मटेरियल रिक्विजिशन के बदले उसको उतना मटेरियल इशू कर देता है।
फिर जितना मटेरियल बचा हुआ होता है वो वापस स्टोर डिपार्टमेंट में ले आता है। तो ये वो सर्विस है जो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा होता है। जिस मशीनरी को यूज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उस मशीनरी की मेंटेनेंस करता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो एक स्मूथ फ्लो से हो सके, ताकि प्रोडक्शन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट ना हो। तो ये आपके सर्विस कॉस्ट सेंटर्स वाले कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? एग्री? जी, डिस्पैचिंग जो है वो आपकी सर्विस में आ जाएगा। डिस्पैच जो है वो आपके सर्विस में आएगा, क्योंकि डिस्पैच जो है वो डिलीवर कर रहा है ना, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेंटर्स में चला जाता है। चलें, अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर ये 4 चीजें हमने करनी है: एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। ये 4 चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है: एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। अब इसमें दो, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे दो किस्म के कॉस्ट ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी। तो जो तो आपके हैं ना प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ये चारों चीजें होती हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एलोकेशन भी होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में अपोर्शनमेंट भी होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में रीअपोर्शनमेंट भी होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एब्जॉर्प्शन भी होती है। यानी कि ये चारों चीजें जो हैं ये आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर सॉरी होती है। लेकिन जो आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनकी सिर्फ ये दो चीजें की जाती हैं: यानी कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट नहीं होती। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की सिर्फ एलोकेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, इसकी लॉजिक हम अभी थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करेंगे। पहले हमें अब ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चारों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन, ये होते क्या हैं, पहले हमें इनको अंडरस्टैंड करना है। हम पहले इनकी डिस्कशन करेंगे, फिर हम यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कोड करते हैं। मैंने आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लास में भी दी थी। लेट्स सपोज के जी एक फ्लैट है, उसका रेंट है 12,000 रुपीज पर मंथ। एक फ्लैट है जिसका रेंट कितना है? 12,000 रुपीज पर मंथ। इस फ्लैट में दो दोस्त रहते हैं। अच्छा, इस फ्लैट के 3 रूम्स हैं। इस फ्लैट में दो फ्रेंड्स रहते हैं। जिसमें से एक का नाम है मिस्टर ए और दूसरा जो फ्रेंड है उसका नाम है मिस्टर बी। जो मिस्टर ए है इसने 1 रूम ऑक्यूपाई किया हुआ, और मिस्टर बी ने
2 rooms ऑक्यूपाई किए। मिस्टर बी ने क्या किया हमें? 2 रूम्स ऑक्यूपाई किए। मिस्टर बी के पास जो है मिस्टर बी हैज अ बाइक। मिस्टर बी के पास एक बाइक भी है। अब ये जो बाइक है, इस बाइक को सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी चलाता है। इस बाइक को सिर्फ और सिर्फ कौन चला रहा है? मिस्टर बी। यानी कि मिस्टर ए का इस बाइक से कोई लेना देना नहीं है। इस बाइक का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी के साथ है। इसको मिस्टर ए यूज नहीं करता। मिस्टर ए बाइक को यूज नहीं करता। ओनली यूज मिस्टर बी। इसको सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर ए बाइक को इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब जाहिर है बाइक के कुछ अखराजात भी होते, जैसे बाइक का सबसे सर-ए-फहरिस्त खर्चा है फ्यूल, ठीक है। सेकंड उसकी मेंटेनेंस है, उसका चलान है, ठीक है। या अगर उसका कोई पार्ट रिप्लेस होने वाला है तो वो एक्सपेंस है। ऑयल चेंज कॉस्ट है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के बाइक से रिलेटेड अखराजात, मैं इनको लिख देता हूँ। जैसे बाइक से रिलेटेड अखराजात क्या क्या है? फ्यूल है, ऑयल चेंज, चालान, पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस एटसेट्रा। ये जो सारे के सारे अखराजात हैं ये बाइक, ये किसको चार्ज होने चाहिए? ये स्टूडेंट्स, ये जो बाइक के जो सारे लवाजमात हैं, ये जो बाइक के सारे एक्सपेंसेस हैं, ये किसको चार्ज होने चाहिए? ए को या बी को? जी, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये चार्ज होने चाहिए मिस्टर बी को। वजह ये है कि बाइक को सिर्फ इस्तेमाल कौन कर रहा है? मिस्टर बी। तो इसका मतलब है कि बाइक की मौजूदगी, बाइक की एग्जिस्टेंस का जो जितना भी एक्सपेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बी से रिलेटेड है। यानी कि मिस्टर ए का बाइक से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर ए बाइक को इस्तेमाल नहीं करता। तो जब मिस्टर ए बाइक को इस्तेमाल नहीं करता तो फिर मिस्टर ए वाला बाइक से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपके मिस्टर बी के साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो बी बी की बाइक, बी की चीज है, बी रखता है रखे, नहीं रखता ना रखे, मेरे मिस्टर ए को क्या लेना देना इससे? तो जाहिर है जब बाइक से मिस्टर ए का लेना देना नहीं है तो इसका मतलब है कि बाइक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी के होंगे। इसका मतलब ये जो बाइक से रिलेटेड कॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे कि ये बाइक से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, इस सारी कॉस्ट को उठाकर मिस्टर बी को चार्ज कर देंगे। ये बाइक से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है ये सारी कॉस्ट उठाकर हम क्या किसको चार्ज करेंगे? मिस्टर बी को। क्यों? क्योंकि बाइक से रिलेट बाइक की एग्जिस्टेंस किसके लिए है? बी के लिए है। तो फिर बी बाइक से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस भी किसके हैं? बी के हैं। तो फिर बाइक से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी कॉस्ट हम मिस्टर बी को चार्ज कर देंगे। इस प्रोसेस का नाम है एलोकेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? एलोकेशन। यानी कि वो एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिकली किसी एक बंदे से रिलेटेड है, वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो किसी एक शख्स या किसी एक डिपार्टमेंट के लिए लग रही हैं, वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट उसी डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी जाएं, तो ये प्रोसेस कहलाता है एलोकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एलोकेशन।
ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एलोकेशन। ये प्रोसेस कहलाता है एलोकेशन। एलोकेशन आपको समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स? एलोकेशन आपको समझ में आ गई कि एलोकेशन क्या है? कि वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए इनकर हो रही हैं और उन सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट का लिंक भी एक ही डिपार्टमेंट से है, तो वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देना इज कॉल्ड एलोकेशन। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टूडेंट्स ऐसी भी होती हैं जो कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के साथ कंबाइंडली इनकर हो, जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो फ्लैट का जो रेंट है $12,000, 12,000 रुपीज, ठीक है, इस फ्लैट में दो लोग रह रहे हैं, मिस्टर ए भी इसी फ्लैट में रहता है और मिस्टर बी भी इसी फ्लैट में रहता है। मिस्टर ए के पास एक कमरा है, यानी कि फ्लैट में टोटल 3 रूम है, इसमें से एक रूम जो है वो मिस्टर ए के पास है और मिस्टर बी के पास क्या है, 2 रूम्स हैं। इसका मतलब है कि जो फ्लैट है वो मिस्टर ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जब वो फ्लैट शेयर कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि फ्लैट से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे फ्लैट का रेंट है या फ्लैट का बिल है, तो फिर वो भी मिस्टर ए और बी आपस में शेयर करेंगे। सिर्फ फ्लैट शेयर नहीं होगा, फ्लैट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो ए और बी को शेयर करने पड़ेंगे। वो तमाम जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो फ्लैट से रिलेटेड वो ए और बी को फिर शेयर करनी पड़ेंगी। देखिए बाइक की अगर हम बात करें तो बाइक सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करती है, उसका मिस्टर ए के लिए कोई यूजेज नहीं है, तो इसलिए बाइक तो सिर्फ और सिर्फ जाएगी बी को। बाइक से रिलेटेड जो खर्चा है वो जाएगा बी को। जब बाइक शेयर नहीं हो रही तो उसका एक्सपेंस भी शेयर नहीं हो रहा, इसलिए उसको सिर्फ एलोकेट कर दिया मिस्टर। लेकिन जो रेंट जो फ्लैट है, फ्लैट तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों शेयर कर रहे हैं, तो फिर फ्लैट को क्या करना पड़ेगा, दोनों में मिस्टर ए और मिस्टर बी में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्लैट का जो रेंट है डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ऐसे नहीं होगा। हम इसमें ये देखेंगे कि जो शख्स फ्लैट का जितना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर कर बैठा हुआ है, फ्लैट का उतना ज्यादा रेंट वो पे करेगा। जो फ्लैट को ज्यादा यूज कर रहा है, जो फ्लैट से ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, वो रेंट भी उतना ज्यादा पे करेगा। इसको कहते हैं फेयर बेसिस पे कॉमन एक्सपेंस को शेयर करना। फेयर बेसिस पे कॉमन एक्सपेंस को शेयर करना, यानी कि इसमें किया क्या जाएगा, हम इसमें करेंगे अपोर्शनमेंट। हम इसमें क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू कॉमन एक्सपेंस, इनटू कॉमन एक्सपेंस या जो हमारा ओवरहेड एक्सपेंस है। तो अब यहां पर इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बेस का क्या मतलब, बेस का मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसको हम क्राइटेरिया बनाकर शेयर करेंगे। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम लोग नंबर ऑफ रूम्स जो हैं, नंबर ऑफ रूम्स को बेस ले सकते हैं। भी फ्लैट में 3 कमरे हैं, मिस्टर ए एक कमरा लेकर बैठा हुआ है, मिस्टर बी जो है वो 2 कमरे ऑक्यूपाई कर कर बैठा हुआ है। तो जाहिर है जब जो शख्स जितने ज्यादा रूम्स ऑक्यूपाई कर रहा है, लेट सपोज के रूम्स का साइज इक्वल है, तो जो शख्स जितने ज्यादा रूम्स ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उतना ज्यादा बेनिफिट ले रहा है फ्रॉम द फ्लैट, तो फिर उसको रेंट का पोर्शन भी उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे अब अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं, ए के पास एक रूम है, तो ए की बेस क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय टोटल बेस क्या है 3, क्योंकि टोटल 3 कमरे हैं। तो डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू हमारा जो एक्सपेंस है दैट इज 12,000 रुपीज। तो ए कितना रेंट का हिस्सा, रेंट में कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ए को 4,000 रुपीज कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इसी तरह फॉर बी, बी कितने रूम्स ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 रूम्स ऑक्यूपाई कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल रूम्स 3, तो टोटल आपका जो रेंट है दैट इज 12,000 रुपीज। तो इसका मतलब मिस्टर जो बी है उसको कितना रेंट पे करना चाहिए,
8,000 रुपीज। तो अब देखो रेंट टोटल कितना था 12,000, लेकिन जो शख्स जितना ज्यादा बेनिफिट अवेल कर रहा है उतना ज्यादा रेंट का वो पोर्शन पे भी कर। जी स्टूडेंट्स को समझ में आया? इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। क्या कहते हैं? अपोर्शनमेंट। ये हमने क्या की है? अपोर्शनमेंट की है, यानी कि हमने किसी कॉमन एक्सपेंस को स्प्लिट किया है बिटवीन डिपार्टमेंट्स। हमने कॉमन एक्सपेंस को क्या किया है? स्प्लिट किया है। स्प्लिटिंग कॉमन expense between departments on the basis of usage or benefit। एग्री जी? जब कोई कॉमन एक्सपेंस आएगा तो उसकी क्या होगी? अपोर्शनमेंट होगी। और अगर कॉमन एक्सपेंस नहीं है, जैसे बाई कॉमन एक्सपेंस नहीं था, तो वो जिसका एक्सपेंस है उसको चार्ज कर दो, ये एलोकेशन होगी। जी स्टूडेंट समझ में आ गई बात या नहीं आई? कोई ऐसा जिसको एलोकेशन और अपोर्शनमेंट की समझ ना आई हो? कोई ऐसा जिसको एलोकेशन और अपोर्शनमेंट की समझ नहीं आई? किसी को समझ आई हो कि एलोकेशन और अपोर्शनमेंट क्या होती है? बच्चों ये देख लेना, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होने हैं, ये चीज ध्यान में रखना। इसलिए इसको अच्छी तरह समझ के चलना है। अगर नहीं समझ आया अभी बताओ, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर समझ आ गया है तो फाइन। क्योंकि अगर नहीं आया और आप चुप करके बैठे रहते हैं तो बिलीव मी अगले चैप्टर्स में बड़े मसले होने वाले हैं। तो हम लोगों ने अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला जी एग्जैक्टली यही है। एलोकेशन बेसिकली एलोकेशन होगी ही उसकी जिस जो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होगा, तो ज़ाहिर है वो जिससे रिलेटेड है फिर वो उसी को ही चार्ज भी किया जाएगा। तो ये होगी एलोकेशन। अपोर्शनमेंट होती है कि जब कोई कॉमन कॉस्ट चार्ज होती है तो वो फिर कॉमन कॉस्ट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में शेयर की जाए तो वो कहलाती है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट हमारा एक ही स्लाइड पे काम हो गया था। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पर उसने क्या किया है? यहाँ पर उसने उसकी डेफिनेशन दी। एलोकेशन क्या है? एलोकेशन में कहता है कि कॉस्ट दैट रिलेट टू अ सिंगल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब देखिए ना इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। रिलेट टू सिंगल कॉस्ट सेंटर आर एलोकेटेड टू डेड कॉस्ट सेंटर, और वो उसी कॉस्ट सेंटर को चार्ज कर दी जाती है। इस प्रोसेस का नाम एलोकेशन। मोस्टली इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर एलोकेटेड। ज्यादातर जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर है इसकी एलोकेशन की जाती है, क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट को जितनी जरूरत होती है वो उतना ही उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये कंबाइनली कोलेक्टिवली नहीं। It relates to cost that can be identified with this specific cost center, which is why it is directly charged to cost center or cost unit। कहता है कि इसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना इनडायरेक्ट मटेरियल या कितनी इनडायरेक्ट लेबर की, तो इसलिए ये पूरी कॉस्ट एज इट इज उस डिपार्टमेंट को चार्ज हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं एलोकेशन, यानी कि ये कंबाइंड कॉस्ट नहीं होती। ठीक हो गया? ये है इसकी एलोकेशन की डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम अपोर्शनमेंट की। अपोर्शनमेंट जो होती है, अपोर्शनमेंट की जाती है जब कोई ओवरहेड इज कॉमन और कंबाइंड टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर।
जैसे फ्लैट था, फ्लैट का रेंट था, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी का कंबाइंड एक्सपेंस था। तो फिर क्या किया गया, उस कंबाइंड एक्सपेंस को उन दोनों में शेयर किया गया, उन दोनों में स्प्लिट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीट। जिसको जितना बेनिफिट मिल रहा था वो उतना उसके अकॉर्डिंग उसको वो चार्ज भी कर रहा था। तो ये हमने जो किया, ये क्या है, ये हमारी अपोर्शनमेंट है। और अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला ये गिवन है। आप ये वाला फॉर्मूला कर लें या इसको इस तरह से लिख लें कि डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू कॉमन कॉस्ट या ओवरहेड्स। ये एक ही बात है, दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम ही निकलेगा। एलोकेशन अपोर्शनमेंट ओके है। अब ये उसने यहां पर आपको बताया कि जब कोई कॉमन एक्सपेंसेस हैं, ये हैं कॉमन एक्सपेंसेस, जैसे रेंट एंड रेट्स हो गया, लाइट एंड हीट हो गई, पावर हो गई, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जैसे एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह वो आ जाती हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैंटीन मील, कैंटीन कॉस्ट वगैरह। तो ये कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि ये कॉमन कॉस्ट है। जाहिर है कॉमन कॉस्ट को शेयर करने के लिए हमें कोई बेस इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको हम बेस बनाएं, जिसको हम क्राइटेरिया बनाकर डिपार्टमेंट्स में क्या करें, शेयरिंग कर दें। अब जैसे रेंट एंड रेट्स है, तो रेंट एंड रेट्स के लिए हम बेस, अप्रोप्रिएट बेस क्या यूज करेंगे, फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्यूपाइड। लाइटिंग एंड हीटिंग के लिए हम क्या बेस यूज करेंगे, फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है। पावर के लिए किलो वॉट आवर्स कैपेसिटी ऑफ मशीन या पावर यूजेज भी हो सकता है। ये इसके लिए अप्रोप्रिएट बेसिस। एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट के लिए प्रायोरिटी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं या फिर वेजेस कॉस्ट हैं। ठीक है, या लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए वैल्यू ऑफ मशीनरी भी हो सकती है और मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए वैल्यू ऑफ मशीनरी या मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। कैंटीन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब भी आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स दोनों आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स दोनों आएंगे। जब भी आप कैंटीन के लिए, जब भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बेस लेंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स को हमेशा आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। वैल्यू ऑफ प्लांट का मतलब वही है ना, प्लांट भी एक मशीनरी ही होती है ना, बड़ी मशीनरी को प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट कह लें आप, एक ही बात है, प्लांट कह लें या मशीनरी आर्स, मशीन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी कह लें या वैल्यू ऑफ प्लांट कह लें, एक ही बात है। चलें, ये एग्जांपल नंबर 1 है, करें जरा शाबाश, इसको सॉल्व करें और मुझे इसमें से आपने बताना है असेंबली डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट को कितना कितना रेंट चार्ज होगा। शाबाश, जरा जल्दी से करें। शाबाश, 1200 है कि 12,000 है?
शाबाश। जी जल्दी करें, क्या हो गया है? शाबाश, ये एक्सीलेंट था। डबल 765 जिनका है उनका ठीक है आंसर। 7828 का भी ठीक है, लेकिन आपने स्टोर्स का नहीं बताया 7828 वाले। अली इज वेरी शाबाश। देखिए जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये मत भूलें कि टोटल बेस उसने आपको बताई हुई है, दैट इज 1 लाख स्क्वायर फीट। टोटल बेस उसने आपको बताई हुई थी। जब हम इसमें करेंगे असेंबली डिपार्टमेंट को, तो असेंबली डिपार्टमेंट का में कितना स्क्वायर फीट है जी? 600 स्क्वायर 6000 स्क्वायर, 6000 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 1 लाख। सिक्स थाउजेंड स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू एक्सपेंस है आपके पास कितने का? 20,000 रुपीज का। तो असेंबली का शेयर कितना आएगा? 1200। इसी तरह से जो आपका है स्टोर्स डिपार्टमेंट, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट की बेस क्या है? 10,000 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 1 लाख इनटू रुपीज 20,000। तो ये आपके पास आ जाता है 2000। एग्री? एनी कंफ्यूजन? जी कोई कंफ्यूजन इसमें? बाकी लोग मेरा ख्याल है 6 बजे की खबरें सुनने बैठे हुए हैं। अच्छा, इन केस ये अगर टोटल आपको ना बताता, बिल फर्ज ये उसने नहीं बताया कि हमारे पास टोटल स्क्वायर फीट इतने, फिर हमने क्या करना है? फिर हमने, अगर टोटल बेस गिवन ना होती वसीम साहब, तो फिर हम स्टोर्स और असेंबली की बेस को मिलाकर टोटल बेस लेते। अगर if total base is not given, then हमने स्टोर्स और असेंबली की जो बेसिस हैं उन्हीं को टोटल करके बेस ले लेना था।
लेकिन अब चूंकि उसने टोटल बेस दी हुई है, इसलिए फिर टोटल बेस की जगह पे हम 1 लाख यूज करें। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ये जो एंड पे मैंने बात बताई है, ये क्लियर है आप लोगों को? अब आपके पास, आपको जो आज मैंने पीडीएफ भेजे हैं नोट्स, उनमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप लोगों ने करनी है। कल मैं ये आपसे पूछूंगा कि ये इसका आपने क्या आंसर निकाला था। एग्जाम्पल 2 जो है आपकी उन नोट्स में जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें एग्जाम्पल 2 का जो आंसर आया है, जो भी आपने करना है उसको, जो आंसर आएगा ये कल मैं आपसे पूछूंगा कल की क्लास में। ये आपकी होम असाइनमेंट। अब हम आते हैं, हमने दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए कि एलोकेशन क्या होती है और अपोर्शनमेंट क्या होती है। अब होती है रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट क्या होती है? अपोर्शन कर रहे होते हैं, जी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रीअपोर्शन करते हैं सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट। हम सर्विस सेंटर की कॉस्ट को रीअपोर्शन करते हैं टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। यानी कि सर्विस सेंटर्स में जो टोटल आया हुआ है, क्योंकि वो आफ्टर अपोर्शनमेंट निकला होता है, तो हम क्या करते हैं कि सर्विस सेंटर्स के बैलेंस को उठाकर दोबारा प्रोडक्शन सेंटर्स पे चार्ज कर रहे होते हैं। सर्विस सेंटर्स के बैलेंसेस को उठाकर दोबारा प्रोडक्शन सेंटर्स पे चार्ज कर रहे होते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से आपके सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट है, सर्विस सेंटर की जो वैल्यू होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे चार्ज हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और सर्विस सेंटर का अपना बैलेंस नील हो जाता है। यानी कि सर्विस सेंटर की कॉस्ट को सर्विस सेंटर से उठाया और उसको चार्ज कहां कर दिया आपने, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे, तो और सर्विस सेंटर का बैलेंस क्या कर दिया, नील। इस प्रोसेस का नाम क्या है, रीअपोर्शनमेंट। यानी कि हम अपने सर्विस सेंटर की कॉस्ट को उठाकर दोबारा से अपोर्शन कर रहे हैं। बेसिकली हो अपोर्शनमेंट ही रही होती है। रीअपोर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सर्विस सेंटर की वैल्यू निकली होती है वो आफ्टर अपोर्शनमेंट निकली होती है। अब दोबारा से अपोर्शन हो रहा है, तो इसलिए उसको वर्ड यूज करते हैं रीअपोर्शन। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, कर हम अपोर्शनमेंट ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपोर्शनमेंट किसकी हो रही है, सर्विस सेंटर के बैलेंस को उठा के दोबारा प्रोडक्शन सेंटर के उस पे प्रोडक्शन सेंटर पे चार्ज किया जा रहा है, जिससे सर्विस सेंटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। देखिए लिसन, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ईद पे आपके जो बड़े हैं, ईद पे आपके बड़े आपको ईदियां देते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी बाबा मामा चाचा मामू सारे, वो आपको ईदियां देते हैं। अब जब दादा सबसे पहले ईदी देते हैं, तो वो सारे लोगों के पास ईदी चलती है, आपके पास भी आती है, आपके माँ बाप के पास भी जाती है, सबके पास चल जाती है। इसके बाद फिर आपके बाबा भी ईदियां दे देते हैं। अब जब आपके पास ईदी आ जाती है, तो फिर आप उस ईदी में से अपने भतीजे भांजे छोटे भाई बहन भाइयों कजन्स को आप भी ईदी देते। तो हुआ क्या कि पहले जब बड़ों ने ईदी दी तो सबके पास आई, अब आप दोबारा ईदी दे रहे हो, आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं ना, तो ये रीअपोर्शन हो रहा है।
यानी कि आप तक पहले अपोर्शनमेंट करके पहुंचे, अब आप दोबारा से अपोर्शन कर रहे हो, किसमें? अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने छोटों। तो लेट्स सपोज कि आपके पास 5000 इकट्ठा हुआ ईदी का। अब ये 5000 आप अपने छोटे बहन भाइयों में, कजन्स में ईदी दे रहे हो, तो क्या जब आप ये 5000 अपने छोटे बहन भाइयों में ईदी दे दोगे, भतीजे भांजों को दे दोगे, तो क्या आपके पास कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो सर्विस सेंटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? नील। बात समझे? ये है रीअपोर्शनमेंट, कि सर्विस सेंटर की कॉस्ट को उठा के दोबारा प्रोडक्शन सेंटर्स पे चार्ज कर देना, इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपका वही है जो अपोर्शनमेंट का। डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू, मल्टीप्लाई किससे करना है? सर्विस सेंटर की कॉस्ट से। सर्विस सेंटर कॉस्ट। अपोर्शनमेंट वाले फॉर्मूले में हम क्या कर रहे थे? हम कॉमन कॉस्ट की अपोर्शनमेंट कर रहे थे। रीअपोर्शनमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम सर्विस सेंटर की कॉस्ट को प्रोडक्शन सेंटर्स पे शेयर कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, गॉट इट? कुछ समझ में आया? जी, बाकी लोगों के लिए क्या करूं? खबरनामा शुरू करूं? सो गए मेरा ख्याल है। चलें ऐसा करते हैं कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं, उससे ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब रीअपोर्शनमेंट में हम जब सर्विस सेंटर देखें ना, फॉर्मूला तो वही है हमारा, डिपार्टमेंट की बेस डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू सर्विस कॉस्ट सेंटर करना है। इसके लिए भी हमें बेस इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फर्ज करें जैसे अब देखें यहाँ पर इसने कुछ आपको सर्विस कॉस्ट सेंटर्स दिए हैं, स्टोर्स है, मेंटेनेंस है, कैंटीन है। तो स्टोर के लिए अप्रोप्रिएट बेस क्या होगी? नंबर ऑफ मटेरियल रेक्विजिशंस। क्योंकि जो डिपार्टमेंट जितनी ज्यादा रेक्विजिशंस आपके स्टोर डिपार्टमेंट को भेजेगा, इसका मतलब है कि स्टोर डिपार्टमेंट उतना ज्यादा उस डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करेगा। इसका मतलब जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा मटेरियल इशू करेगा, इसका मतलब है कि वो स्टोर जिसको जितना ज्यादा मटेरियल इशू करेगा, इसका मतलब है कि उस डिपार्टमेंट को स्टोर ने सबसे ज्यादा सर्विस दी। मटेरियल एक्विजिशन होती है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब मटेरियल की जरूरत होती है, तो वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजता है, जिसको मटेरियल एक्विजिशन कहते हैं, कि जी मुझे इतना मटेरियल इशू कर दें। और उस रिक्वेजिशन के रिस्पांस में जो आपका डिपार्टमेंट होता है, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करता है। अब जिस डिपार्टमेंट ने जितनी ज्यादा रेक्विजिशंस भेजी, इसका मतलब है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट ने उतनी ज्यादा सर्विस उस डिपार्टमेंट को दी। जिसने कम मटेरियल रेक्विजिशंस भेजी, इसका मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट ने उसको उतनी कम सर्विसेज दी। एग्री? तो स्टोर्स के लिए हम लोग क्या बेस ले सकते हैं? नंबर ऑफ मटेरियल रेक्विजिशंस को लिया जा सकता है। इसी तरह से मेंटेनेंस के लिए नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स या नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स। ठीक है, जिसने जितनी मर्तबा मेंटेनेंस के लिए बुलाया या जिसने जितने घंटे की मेंटेनेंस करवाई, उतने उस मेंटेनेंस आवर्स को आप मेंटेनेंस की रिअपोर्शनमेंट के लिए बेस ले लें। कैंटीन के लिए आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बेस ले लें। याद रहे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स दोनों आएंगे इसमें। यानी कि डायरेक्ट वर्कर्स भी आएंगे और इनडायरेक्ट वर्कर्स भी आएंगे, दोनों वर्कर्स आएंगे, डायरेक्ट वर्कर्स भी आएंगे और इनडायरेक्ट वर्कर्स ने भी आना। दोनों को मिलाकर आपने बेस लेना। रिअपोर्शनमेंट करने के 3 मेथड। एक उसमें आ जाता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में फिर 2 और मेथड्स हैं।
इनडायरेक्ट मेथड में फिर दो और मेथड, मैं यहीं पे ना थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ, वैसे वो अगले पेज पे, अगली स्लाइड पे ठीक है। ये दो इसमें मेथड्स आ जाते हैं, एक स्टेप डाउन और दूसरा रेसिप्रोकल मेथड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज करते हैं, स्टेप डाउन मेथड का भी यूज करते हैं, रेसिप्रोकल मेथड का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें करेंगे डायरेक्ट मेथड का भी यूज होता है। देखो, अगर सर्विस सेंटर्स हैं दो, स्टोर्स और मेंटेनेंस, देखो एक बात तो क्लियर है कि सर्विस सेंटर्स ने क्या करना होता है, प्रोडक्शन सेंटर्स को सर्विसेज देनी होती है। सर्विस सेंटर्स ने क्या करना होता है, प्रोडक्शन सेंटर्स को सर्विसेज देनी होती है। सर्विस सेंटर्स ने क्या करना होता है, प्रोडक्शन सेंटर्स को सर्विसेज देनी होती है। सर्विस सेंटर्स ने क्या करना होता है, प्रोडक्शन सेंटर्स को सर्विसेज देनी होती है। एग्री? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक दूसरे को भी आपस में सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट है तो स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्विसेज दे रहा है, यानी कि प्रोडक्शन वालों को जब मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो उनको मटेरियल इशू कर देता है। सवाल ये कि क्या स्टोर वाला मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी कोई सर्विस देता है। यानी कि ये हो सकता है ना, जैसे मेंटेनेंस करने के लिए हमें कोई लुब्रिकेंट्स चाहिए, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, इस टाइप की चीजें चाहिए, तो हो सकता है कि मेंटेनेंस वाला स्टोर में रखवाया हो ताकि जब मेंटेनेंस को जरूरत हो तो वो स्टोर वाले से मटेरियल इशू करवा ले। तो अगर स्टोर वाला मेंटेनेंस को कोई सर्विस नहीं देता और जवाब में मेंटेनेंस वाला भी स्टोर को कोई सर्विस नहीं दे रहा, यानी कि सिचुएशन ये है कि दोनों सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स भी और मेंटेनेंस भी। स्टोर्स और मेंटेनेंस दोनों सर्विस सेंटर्स हैं और ये दोनों सेंटर्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेंटर, स्टोर्स वाला भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहा है और मेंटेनेंस वाला भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। लेकिन ये एक दूसरे को आपस में सर्विस नहीं दे रहे। ना स्टोर वाला मेंटेनेंस को कोई सर्विस दे रहा है, ना मेंटेनेंस वाला स्टोर को कोई सर्विस दे रहा है। यानी कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसको सर्विस दे रहे हैं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्शन सेंटर को सर्विस दे रहे हैं। मतलब अब ये आपस में सर्विस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें लड़ाई हुई हुई है। ये आपस में सर्विस नहीं दे रहे, इसकी वजह यह है कि इन दोनों को एक दूसरे से सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है, ये एक सिचुएशन मैंने क्रिएट की। यानी कि जैसे फर्ज करें कि मेंटेनेंस करने के लिए कोई खास किस्म के लुब्रिकेंट्स नहीं चाहिए होते, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो मेंटेनेंस ने अपने पास ही रखे हुए, उसने स्टोर के पास नहीं रखवाए, उसको स्टोर करवाने की वो उसको जरूरत नहीं है। जाहिर है जब उसने मेंटेनेंस वाले ने स्टोर के पास कोई मेंटेनेंस मटेरियल रखवाया ही नहीं है तो फिर वो स्टोर वाले से कैसे कोई सर्विस ले, नहीं ले सकता। इसी तरह स्टोर वाले ने भी मेंटेनेंस से कोई सर्विस नहीं ली। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी स्टोर डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी है ही नहीं जिसकी मेंटेनेंस करवाएं। स्टोर्स डिपार्टमेंट में कोई ऐसी मशीनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जिसकी मेंटेनेंस करवाने की जरूरत हो। ठीक है, तो जब उसकी मेंटेनेंस करवाने की जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब मेंटेनेंस भी स्टोर को कोई सर्विस नहीं दे रहा होगा। अली मुजीब, यही तो मैं भी एग्जांपल ही दे रहा हूं ना कि देखो आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टोर्स भी है और मेंटेनेंस भी है। स्टोर्स और मेंटेनेंस इन दोनों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्विस देनी देनी है। सवाल ये है कि मेंटेनेंस को
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जब किसी मशीनरी की मेंटेनेंस करता है तो उसके लिए लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो लुब्रिकेंट्स कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रिक्वायर्ड होते। इसका मतलब वो थोड़ी सी चीज है, लाइक आप समझ लो कि एक छोटी सी बॉटल या पैक होगा कोई लुब्रिकेंट्स का, तो वो मेंटेनेंस कहता है कि उसको स्टोर के पास रखवाने की जरूरत ही नहीं है, वो हम अपने डिपार्टमेंट में ही पड़े रहने देते हैं, जब जरूरत होगी उठा के इस्तेमाल कर लेंगे। कहाँ उसको रेक्विजिशन देते फिरेंगे, और ना कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिसको स्टोर करवाने की जरूरत, ना उसके लिए कोई ऐसा कोई आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कि जी उसको एक खास टेम्परेचर पे आपने स्टोर करवाना है। तो मेंटेनेंस वाले ने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की कि वो स्टोर वाले के पास उसको रखवाए। तो ज़ाहिर है जब इसने उसको स्टोर के पास कोई ऐसा लुब्रिकेंट या स्पेयर पार्ट रखवाया ही नहीं है, तो स्टोर इसको कोई सर्विस नहीं दे सकता। अब स्टोर की अपनी कोई मशीनरी है ही नहीं जिसकी वो मेंटेनेंस वाले से सर्विस करवाए। तो ऐसा नहीं कि लड़ाई हुई है, मतलब दोनों को एक दूसरे से सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। जब दोनों को एक दूसरे से सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे। यानी कि ये दोनों सिर्फ किसको सर्विस दे रहे हैं? प्रोडक्शन सेंटर्स। यानी कि सर्विस सेंटर्स आपस में एक दूसरे के साथ सर्विसेज एक्सचेंज नहीं कर रहे। सर्विस सेंटर्स आपस में एक दूसरे के साथ सर्विसेज एक्सचेंज नहीं कर रहे। इन दोनों सर्विस सेंटर्स की, यानी कि इन दोनों सर्विस सेंटर्स के दरमियान कोई रेसिप्रोकल सर्विस एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन दोनों सर्विस सेंटर्स के दरमियान कोई रेसिप्रोकल सर्विस एग्जिस्ट नहीं कर रही। रेसिप्रोकल का मतलब ना स्टोर मेंटेनेंस को कोई सर्विस दे रहा है, ना मेंटेनेंस स्टोर को कोई सर्विस दे रहा है। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में सिर्फ सर्विसेज किसको जा रही हैं? प्रोडक्शन सेंटर्स। यानी कि बोथ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स are providing services to only production cost centers। ठीक है, दोनों जो सर्विस सेंटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं किसको? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। आपस में एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे, आपस में एक दूसरे को कोई सर्विस एक्सचेंज नहीं कर रहे, उन्हें जरूरत ही नहीं है आपस में एक दूसरे को सर्विस देने की। तो जब आपकी कंपनी में ये वाला सिचुएशन होती है कि सर्विस सेंटर्स को आपस में एक दूसरे से सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं किसको? प्रोडक्शन सेंटर्स को। तो जब आपकी कंपनी में ऐसी सिचुएशन होती है, तो फिर आपकी कंपनी रीअपोर्शनमेंट किस मेथड से करती है? डायरेक्ट मेथड से करती है। यानी कि ये मेथड हमारी चॉइस पर नहीं है कि हमें जी रेसिप्रोकल पसंद मेथड है या हमारा स्टेप डाउन फेवरेट है तो हमने स्टेप डाउन करना है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा कि ना तो स्टोर मेंटेनेंस को कोई सर्विस दे रहा है और ना ही मेंटेनेंस से स्टोर में कोई सर्विस आ रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड। जैसे अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपको शो हो रही होगी, जरा इसको एक दफा स्टडी कर लें, पढ़ लें। जी ये देखें, आपके पास आफ्टर अपोर्शनमेंट जो बैलेंस निकला, प्रोडक्शन सेंटर ए का बैलेंस है 10,000, प्रोडक्शन सेंटर बी का बैलेंस है 20,000, स्टोर्स का बैलेंस है 500 और मेंटेनेंस का बैलेंस है 200। ये बैलेंस आपके पास आया है आफ्टर अपोर्शनमेंट। ये बैलेंस आपके पास आया है आफ्टर अपोर्शनमेंट। अब देखो, ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं ये सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं, और ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स।
अब ये जो सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स और मेंटेनेंस, अब जिन लोगों को नहीं भी समझ आई थी वो दोबारा एक दफा सुन लें। यहाँ पर देखो, अब ये जो सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स और मेंटेनेंस, स्टोर्स का एक्सपेंस हुआ 500 का, मेंटेनेंस का एक्सपेंस हुआ 200 का। अब स्टोर्स का एक्सपेंस 500 और मेंटेनेंस का एक्सपेंस 200 किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने ए और बी को सर्विसेज दी। अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स ए और बी को सर्विसेज ना देते तो क्या स्टोर्स और मेंटेनेंस में कोई एक्सपेंस होता? अगर स्टोर्स और मेंटेनेंस ए और बी को सर्विस ना देते तो क्या स्टोर्स और मेंटेनेंस का कोई एक्सपेंस होना था? बताएं, क्या स्टोर्स और मेंटेनेंस का कोई एक्सपेंस होना था? स्टोर उसको सर्विस दे रहा था तो ही तो उसको उसका एक्सपेंस हुआ। मेंटेनेंस सर्विस दे रहा है तो ही तो उसकी कॉस्ट इनकर हो रही है। अगर स्टोर्स और मेंटेनेंस ए और बी को, प्रोडक्शन सेंटर्स को सर्विसेज ना दें तो ज़ाहिर है स्टोर्स और मेंटेनेंस में भी एक्सपेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो एक्सपेंस हुआ है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज देने की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों हैं ये भी हमारे फिर क्या हुए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुए। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि ये इन दोनों डिपार्टमेंट्स में भी जो कॉस्ट लगी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देने की वजह से लगी है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? वो ओवरहेड कॉस्ट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज देने की वजह से इनकर हो, वो ओवरहेड कॉस्ट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने की वजह से हो। तो स्टोर्स और मेंटेनेंस ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया है प्रोडक्शन में। इसका मतलब इनको जो इनमें जो खर्चा हुआ है वो ड्यू टू प्रोडक्शन हुआ है। सो इस मुनासिबत से ये 500 और 200 आपके क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब हम रीअपोर्शनमेंट में क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि स्टोर्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट को उठाकर ए और बी पे चार्ज कर देंगे, यानी कि रीअपोर्शन कर देंगे, दोबारा से इनकी अपोर्शनमेंट कर देंगे ए और बी के। जब ये स्टोर्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट स्टोर्स और मेंटेनेंस से निकल के ए और बी पे चार्ज हो जाएगी तो क्या स्टोर्स और मेंटेनेंस में कोई बैलेंस बचेगा? बोलें, क्या स्टोर्स और मेंटेनेंस में कोई बैलेंस बचेगा? जब ये स्टोर का 500 हम उठा के ए और बी में चार्ज कर देंगे और मेंटेनेंस का 200 उठा के हम ए और बी को चार्ज कर देंगे तो क्या स्टोर्स और मेंटेनेंस में कोई कॉस्ट रह जाएगी? नहीं रहेगी, क्योंकि ए और बी, स्टोर्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट कहां चले जाएगी, ए और बी में, और इससे स्टोर्स और मेंटेनेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। स्टोर्स और मेंटेनेंस का बैलेंस नील हो गया और इनकी कॉस्ट कहां चले जाएगी, ए में और बी में, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने जो टोटल काम किया है, इस डिपार्टमेंट के काम करने से टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगी है। डिपार्टमेंट बी ने जो काम किया है, इसके काम करने से टोटल हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने इनकर हुए। क्योंकि ये जो 10,000 और ये जो 20,000 लिखे हुए हैं, ये सिर्फ वो कॉस्ट है जो इन डिपार्टमेंट्स ने खुद इनकर की है। ये 10,000 और 20,000 वो कॉस्ट है जो ए और बी के अंदर लगी है, लेकिन इनकी वजह से बाकी इन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी की वजह से जो और अखराजात हो रहे हैं, जैसे स्टोर्स और मेंटेनेंस का एक्सपेंस हुआ है, हम वो भी जब उठाकर इन डिपार्टमेंट्स में शामिल करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ए पे और डिपार्टमेंट बी पे हमारी टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी कितनी लग रही है। ये दिस इज फॉर बेस इंफॉर्मेशन अली मुजीब, ये आपकी बेस इंफॉर्मेशन है। आप परसेंटेज ना लें, आप खाली परसेंटेज के बगैर कर लें, परसेंटेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो बेस इंफॉर्मेशन है वो परसेंटेज में भी हो सकती है, विदाउट परसेंटेज भी हो सकती है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। एग्री जी, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी? तो अब देखिए ना, जब ये कॉस्ट उठा के हम इन पे चार्ज करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे ए और बी के टोटल ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब जब हम स्टोर्स को रीअपोर्शन करेंगे, यानी कि जब हम स्टोर्स का ये 500 जो है, जब हम इसकी रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो स्टोर्स वाले ने 45% सर्विसेज, यानी कि स्टोर की जो टोटल सर्विस थी
उसमें से 45% सर्विस उसने ए को चार्ज की है और 55% सर्विस उसने बी को चार्ज की। तो स्टोर्स क्या करेगा, स्टोर अपनी कॉस्ट का 45% चार्ज करेगा ए को और 55% चार्ज करेगा बी। बात समझ में आई या नहीं? जाहिर है जिसने जितनी जितनी सर्विस ली है स्टोर से, वो फिर स्टोर का उसमें उतना बोझ भी उठाएगा। एग्री? स्टोर ने जो टोटल सर्विसेज दी उसमें से 45% सर्विसेज ए पे दी थी और 55% सर्विस बी पे दी थी, यानी कि मेंटेनेंस को तो उसने कोई सर्विस दी नहीं, तो इसलिए स्टोर की कॉस्ट सिर्फ ए और बी पे चार्ज होगी, मेंटेनेंस पे चार्ज नहीं होगी। इसी तरह से जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने जो टोटल सर्विसेज दी उसमें से 60% सर्विसेज जो हैं वो तो उसने ए को दी और 40% सर्विसेज उसने बी को दी। तो स्टोर मेंटेनेंस वाला क्या करेगा, अपनी कॉस्ट का 60% ए को चार्ज करेगा और 40% वो बी को चार्ज करेगा। जी स्टूडेंट्स को समझ में आई बात या नहीं आई? अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास इनका बैलेंस है, ए का बैलेंस है 10,000, बी का बैलेंस है 20,000, स्टोर्स का बैलेंस है 500 और मेंटेनेंस का बैलेंस है। हम स्टोर्स को जब रीअपोर्शन करेंगे तो स्टोर्स की कितनी अमाउंट है जिसकी रीअपोर्शनमेंट हो रही है? स्टोर्स की अमाउंट है 500। इस 500 का 45% हम इसको चार्ज करेंगे, को कितना बनता है 500 का 45%? 225, यानी कि किया हमने अब भी यही है 45/100 मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि टोटल बेस हमारे पास 100 बन रही। इसी तरह से इसका 55% ले लें, आई गेस 275, और मेंटेनेंस में कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। जी कोई ऐसा जिसको इसकी समझ ना आई हो? एनीवन? अब हम करेंगे मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस का हमारे पास बैलेंस है 200। मेंटेनेंस की कॉस्ट का 60% यानी कि 60/100 इंटू 200 जी 120। शाबाश बच्चों। और इसमें कितना आएगा 40%? 80। और देखो इससे भी स्टोर्स में कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। इससे भी स्टोर्स में कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे। प्रोडक्शन सेंटर ए की जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो एब्जॉर्ब हुई है वो कितनी है? 10,345 आई गेस। $10,345 यही है जी। और बी का टोटल बन रहा है कितना? 20,003 20,003 कितना? 20,355। और ये इसका बैलेंस क्या हो गया? नील। और इसका बैलेंस क्या हो गया? नील। और ये हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड। यानी कि देखिए अब हुआ क्या है, स्टोर्स का जो बैलेंस था 500 वो स्टोर से हटकर कहां चला गया? ए और बी में। मेंटेनेंस का जो टोटल था वो मेंटेनेंस से निकल गया और कहां चला गया? ए और बी में। ऐसा करने से हुआ क्या, सर्विस सेंटर्स जो हैं हमारे
हमारे सर्विस सेंटर्स के बैलेंसेस क्या हो गए? निल। हमारे सर्विस सेंटर्स के बैलेंसेस क्या हो गए? निल बैलेंस हो गया। हमारे सर्विस सेंटर्स का बैलेंस क्या हो गया? निल हो गया। और हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटी उन दोनों डिपार्टमेंट्स ने परफॉर्म की है, उससे जो हमारी टोटल ओवरहेड कॉस्ट लगी है, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट लगी है, वो हमारे पास निकल आई है। जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ए है, उसके हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं? 10,345। और जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बी है, उसकी एक्टिविटी की वजह से जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर हुई है वो 20,355। अब इसमें ये चीज याद रखिएगा, इस अमाउंट में से जो 10,000 था वो कॉस्ट थी जो डिपार्टमेंट ए ने खुद इनकर की थी, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर लगी थी। और जो 345 है, ये वो है जो उसने स्टोर्स और मेंटेनेंस से सर्विसेज ली थी, उसकी वजह से ये खर्चा हुआ। तो ये दोनों चीजें मिलकर बता रहा है कि डिपार्टमेंट ए की एक्टिविटी की वजह से टोटल एक्सपेंस हमारा ये। सेम सिनेरियो यहां पर भी है कि इसमें से 20,000 तो वो है जो बी ने खुद इनकर किया है। जो किसने इनकर किया? बी ने खुद इनकर किया। और बकाया जो 355 है, ये वो है जो स्टोर्स और मेंटेनेंस से इसने सर्विसेज ली थी, उसकी वजह से वो शेयर इसमें आया। ताकि इस टोटल से हमें ये पता चल रहा है कि इस डिपार्टमेंट की अपनी जो ओवरहेड कॉस्ट है, इस डिपार्टमेंट की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर हुए हैं वो ये हैं आपके सामने। 10,345 डिपार्टमेंट ए में है और 20,355 आपके डिपार्टमेंट बी के अंदर। जी स्टूडेंट्स, एनीवन जिसको स्टिल डायरेक्ट मेथड में रीअपोर्शनमेंट में जितना अभी तक हमने पढ़ा है आज, इसमें कोई मसला है, कोई इशू है तो पूछ लें, अभी पूछ। ऑल क्लियर का क्या मतलब है? सारा कुछ ही किया? चलें स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर में जो बकाया जो दो मेथड्स हैं रीअपोर्शनमेंट के, एक है हमारा स्टेप डाउन मेथड है, फिर हमारा है रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड्स हम लोगों ने कल करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आगे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन करनी है। कल हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि कल ये हमारा चैप्टर जो है ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कल हम इस चैप्टर को अपने क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ्स में आपको भी थोड़ी देर में भेज दूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ्स आपको भी मिल जाएंगी कुछ देर में। ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। भट्ट साहब ने कहा था कि क्लास 10-15 मिनट पहले छोड़नी है। अब अगर मैं अगला मेथड शुरू करता हूं तो वो 6 बज जाएंगे आने में, तो इसलिए क्लास आज मैं यहीं पे वाइंड अप। एग्री? ठीक है, तो अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल हमारी क्लास है जी कराची सेंटर में जो आप हैं सर, काइंडली कल हमारी मैंने व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट भी की थी कि थर्सडे हमारा जो है वो ऑन करें, ताकि ये सिलेबस को हम लोग 30 जुलाई तक इंश्योर कर सकें इसको 4 डेज अ वीक चला के। क्योंकि मेरी अभी स्कैंस के साथ इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो इसको जितनी जल्दी ख़त्म कर लिया जाए तो उतना बेहतर है फ्रॉम माई एंड। तो अभी भी अगर 4 डेज चलेगा तो फिर ये इंशाल्लाह ये जाएगा 30 जुलाई तक। ठीक है जी, तो काइंडली कल भी हमारी 4 to 6 आप क्लास रखें, लाइक मंडे टू थर्सडे तक ये 4 डेज चले, तो फिर ये सिलेबस जो है ये समझ में भी आएगा, टॉपिक्स बढ़ेंगे, टाइम लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप काइंडली कल भी क्लास जो है वो जनरेट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज जी।